हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम जैसे आपको पता ही है, आय व्यय और बचत है। तो यहाँ पर आज सबसे पहला जो टॉपिक है, बचत के विनियोग के साधन या संस्थाएं। यानी कि बचत को विनियोग करने के कौन कौन से साधन होते हैं, उसकी कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। जिसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीयकृत तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक और उनकी योजनाओं द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। राष्ट्रीयकृत वे होती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तथा गैर राष्ट्रीयकृत वे बैंक होते हैं जिसके अंतर्गत जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो बैंक आएंगे। इनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो भी सुविधाएं दी जाती है, उसके अंतर्गत हम अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। सेकंड आते हैं इसमें हमारे डाकखाना, पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके द्वारा हम बचत कर सकते हैं। थर्ड आता है भारतीय जीवन बीमा की बचत योजनाएं। समय समय पर भारतीय जीवन बीमा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है जिसके द्वारा आप बचत कर सके उसे विनियोग कर सकते हैं। नंबर 4 आता है राष्ट्रीय भविष्य निधि योजना। यह भी एक प्रकार की सरकारी योजना है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजना, सहकारी ऋण समितियों की योजना। 7 है कंपनियों के शेयर्स या हिस्से, बॉन्ड्स आदि चिट फंड योजनाएं। तो यहाँ पर ये 7 योजनाएं दी गई हैं जिनको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि विनियोग का तात्पर्य क्या होता है। यानी कि विनियोग से हम क्या मतलब समझते हैं, क्या होगा विनियोग का मतलब। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है बचत का विनियोजन, कि हमें क्या करना है, बचत का विनियोजन करना है। विनियोग से मतलब या फिर विनियोजन से तात्पर्य होता है जो भी हम बचत करते हैं हम उसे ऐसी जगह लगाते हैं, ऐसे कार्यों में लगाते हैं जहाँ से हमें और भी क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है। यानी कि हमारी जो बचत है वो प्रोडक्टिव है, वो ऐसे ही किसी तिजोरी बैंक में रखी हुई नहीं है। इसीलिए बचत विनियोजन के जो सुविधाएं होती हैं या जो संस्थाएं होती हैं वे होते हैं बैंक होते हैं, डाकघर होते हैं, बीमा होते हैं, प्रोविडेंट फंड होते हैं, यूनिट ट्रस्ट होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, कंपनी डिपॉजिट डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सब वे सुविधाएं होती हैं जिनके अंतर्गत हम अपनी बचत को विनियोजित कर सकते हैं और उस बचत से आय प्राप्त कर सकते हैं। आय कैसे मिलती है, जो भी हम बचत यहाँ पर विनियोजित करेंगे, हम बैंक में या डाकखाने में जैसे सभी को पता है पैसे जमा करेंगे तो उस पर क्या होगा, हमें उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। वही क्या है, वह है हमारी अतिरिक्त आय होगी। यही क्या होगा, यही बचत का विनियोजन होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन सब के अंतर्गत अपनी बचत को विनियोजित कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं बैंक। बैंक में अब हम अपने पैसों को जो हमने बचत की हुई है उसको कैसे विनियोजित करेंगे। जब आप बैंक में जाते हैं तो अपनी बचत को विनियोजित करने से पहले आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और अकाउंट खुलवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंक में किस किस प्रकार के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, तो ये क्या क्या होते हैं। इसलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा अकाउंट किसके लिए अधिक उपयुक्त रहता है और फिर हम उसी प्रकार का अपना अकाउंट खुलवाते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो कर्मी होते हैं वो आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, वो व्यापारी वर्ग के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जैसे दुकानदार हो गया, किसी का अपना बिजनेस हो गया, जिन्हें पैसे का दिन में कई बार लेन देन करना होता है। यानी कि कई बार उनका पैसा निकालना पड़ सकता है बैंक से, कई बार उन्हें जमा करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का अकाउंट जो होता है वो व्यापारी वर्ग के लोग ही खुलवाते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल ये जैसे अकाउंट खुलता है वैसे ही खुलता है। इसके लिए एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है, बस आपको जहाँ करंट अकाउंट लिखा होता है वहाँ पर टिक कर देना होता है। इसमें लेकिन क्या होता है, इसमें जो पैसा आपका धन जमा होता है वो आपको एक तो चेक के द्वारा ही मिलता है, तो आपको इसके लिए चेक बुक इशू कर दी जाती है बैंक के द्वारा। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आपका जितना भी पैसा इसमें बैंक में जमा होता है उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है। तथा करंट अकाउंट के लिए जो सेवा शुल्क होता है वो भी कुछ जो बैंक होता है वो लेता है इसके लिए। तो ये जो इस प्रकार का करंट अकाउंट होता है ये केवल व्यापारी वर्ग के लिए ही उपयुक्त होता है, क्योंकि उन्हें दिन में कई बार पैसे का लेन देन करना पड़ता है।
जो सामान्य लोग होते हैं जिन्हें केवल पैसे की बचत करनी होती है, अपनी सेविंग करनी होती है, उनके लिए जो सबसे उपयुक्त अकाउंट होता है वो होता है बचत खाता या सेविंग अकाउंट उसको बोलते हैं। बचत खाता या सेविंग अकाउंट में क्या होता है, यह भी जैसे करंट अकाउंट खुलता है उसी प्रकार से खुलता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें सेविंग अकाउंट पर टिक कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपको पैसा आपके बैंक के अकाउंट में जमा होता है उस पर आपको बैंक द्वारा निर्धारित, जो भी आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित होता है ब्याज, वो दिया जाता है। और इसमें आपको पैसा निकालने के लिए क्या करना, अपने साथ जो पासबुक दी जाती है उसे साथ लेके जाना पड़ता है। करंट अकाउंट के समान सेविंग अकाउंट में दिन में कई बार पैसा निकालने और जमा करने वाली सुविधा नहीं होती है। इसमें जब भी आप अपना खाता से पैसे निकालते हैं तो कम से कम उसमें मिनिमम 500 रुपीज़ होने ही चाहिए, ताकि आपका खाता जो है वो बंद ना हो सके। ये जो सेविंग अकाउंट होता है ये विशेषकर जो पारिवारिक बचत होती है उसके लिए लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से हमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है, एक और आता है इसमें नंबर 3, निश्चित अवधि का जमा खाता, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फिक्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इस खाते में धन एक निश्चित अवधि 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा की जाती है। इसमें ब्याज की दर बचत दर खाते की अपेक्षा अधिक होती है। ब्याज की दर रिजर्व बैंक द्वारा परिवर्तनीय होती है। इस खाते का धन प्रायः निश्चित अवधि समाप्त होने पर वापस ले लिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो समावधि समाप्त होने से पहले भी नियमानुसार ब्याज में कुछ कटौती कराकर जमा किया हुआ धन मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपके पास जितना भी पैसा है आप उसे एक समय अंतराल के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए जमा कर सकते हैं। वह 1 वर्ष भी हो सकती है, 2 वर्ष भी हो सकती है, 3 वर्ष भी हो सकती है, आपकी इच्छा अनुसार वो कितनी भी हो सकती है। इस जो फिक्स डिपॉजिट होता है इस पे आपको सेविंग अकाउंट की अपेक्षा अधिक ब्याज मिलता है। ब्याज जो निर्धारित किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है और वो परिवर्तनीय होता है, यानी कि वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे आपने मान लीजिए 1 वर्ष के लिए अपनी जो फिक्स डिपॉजिट की है उसके पश्चात क्या होगा, तो आप 1 वर्ष की समावधि समाप्त होने के पश्चात अपनी फिक्स डिपॉजिट वापस ले सकते हैं। अगर आपको बीच में कभी भी उसकी पैसे की आवश्यकता होती है तो आप क्या करते हैं, उस पर जो बैंक होता है कुछ कटौती करता है 2% की शायद, और उसके पश्चात जो आपकी धनराशि होती है वो आपको वापस कर देता है। तो एक इस प्रकार से 3 होते हैं हमारे अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया और फिक्स डिपॉजिट होगी, जिनके द्वारा हम बैंक में अपने पैसे को विनियोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आता है कि पासबुक तथा चेकबुक में अंतर बताइए। जब हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलवाने के साथ साथ हमें क्या मिलती है, एक पासबुक मिलती है। पासबुक सभी को दी जाती है जिनका भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ होता है, लेकिन चेकबुक जो होती है वो अगर आपको आवश्यकता होती है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है और तभी वो आपको मिलती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पासबुक और चेकबुक में क्या क्या अंतर होता है। नंबर 1, पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है, यानी कि जो भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएगा उन सभी को क्या दी जाएगी, पासबुक दी जाएगी। नंबर 1, चेकबुक में चेकबुक निर्धारित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदारों को दी जाती है। जो ये निर्धारित धनराशि होती है ये बैंक द्वारा निर्धारित होती है, तभी आपको चेकबुक इशू की जाएगी। मान लीजिए 20,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, अगर 50,000 भी हो सकती है। अगर इतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े रहते हैं तभी आपको चेकबुक इशू की जाएगी। सेकंड है, पासबुक से दिन में अधिक से अधिक 2 बार धन निकाल सकते हैं। जो पासबुक होती है उसको जब भी आप पैसे निकालते हैं तो आपको विड्रॉल फॉर्म के साथ क्या लेके जानी पड़ती है, अपनी पासबुक लेके जानी पड़ती है और पासबुक विड्रॉल फॉर्म के साथ ही आपको देनी पड़ती है, तब वो आपको पैसे देते हैं। तो दिन में केवल आप 2 बार ही किसके द्वारा, पासबुक के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। चेकबुक के द्वारा आप दिन में कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं। नंबर 3 आता है, पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर दोबारा बनवानी पड़ती है।
अगर किसी की पासबुक खो जाती है तो थोड़ा सा शुल्क लगता है उसके लिए, और बैंक दोबारा से आपकी पासबुक इशू कर देते हैं। चेकबुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। अगर जो भी धनराशि बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है उससे कम धनराशि आपके अकाउंट में है तो आपको चेकबुक नहीं दी जाएगी। 4 है, पासबुक से धन निकालते समय खाताधारक को स्वयं फॉर्म भरकर इसे जमा करना पड़ता है। जब भी आप पैसे निकालते हैं तो विड्रॉल फॉर्म के साथ पासबुक आपको ले जानी पड़ती है, और जिसका खाता होता है, जिसका यानी कि अकाउंट होता है, वो स्वयं ही जाकर पासबुक के द्वारा विड्रॉल फॉर्म से पैसे निकाल सकता है। लेकिन चेकबुक में क्या होता है, चेकबुक से धन निकालते समय पासबुक को जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी हम चेक के द्वारा पैसे निकालते हैं तो हमें पासबुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अन्य व्यक्ति भी चेकबुक के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। 5 है, पासबुक में समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है। पासबुक जो होती है उसमें समय समय पर हमें अपडेट कराना पड़ता है कि कितना पैसा हमने निकाल लिया और कितना पैसा हमारा अभी खाते में रह गया है। चेकबुक में किसी तरह की एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं होती है। चेकबुक में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से पासबुक और चेकबुक में दोनों में 5 डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं चेक के प्रकार, टाइप ऑफ चेक। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि बैंक में पासबुक मिलती है और चेक बुक मिलती है, तो चेक बुक जो मिलती है उसमें किस किस प्रकार के चेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार के बैंक के द्वारा चेक दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वाहक चेक, जिसको बैरियर चेक भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार का होता है देखते हैं। इस प्रकार के चेक में क्या होता है, जिस भी खाता धारक के पास वाहक चेक होता है, धन निकालने के लिए वह इसमें निश्चित धनराशि भर देता है जो भी उसे निकालनी है, और उस पर अपनी हस्ताक्षर कर देता है, और उसके पश्चात वह बैंक में जाकर इसको जमा कर देता है और धन निकाल लेता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर इस प्रकार का चेक किसी भी व्यक्ति से खो जाता है और वह किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है, तो वह व्यक्ति भी अपने अकाउंट में उस चेक को भुना सकता है। तो अगर किसी का वाहक चेक खो जाता है तो उसकी तुरंत सूचना ही हमें किसको दे देनी चाहिए, बैंक को दे देनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आते हैं आदेशक चेक। आदेशक चेक को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर चेक भी कहते हैं। इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द काट दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जिसको चेक द्वारा रुपया देना होता है। इस चेक से वही व्यक्ति बैंक से धन प्राप्त कर सकता है जिसका नाम चेक में लिखा होता है। जो हमारे पास वाहक चेक होता है यानी कि बैरियर चेक होता है, उसमें क्या होता है, जब हम अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उस पर सेल्फ लिखते हैं। लेकिन जब हम उसे किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो वहाँ से वाहक काट देते हैं और जिस व्यक्ति को धन देना है यानी कि वो चेक देना है उसका नाम वहाँ पे लिख देते हैं और निश्चित धनराशि भर देते हैं तथा हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो चेक व्यक्ति अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकता है। दूसरा यानी कि हम ऑर्डर देते हैं कि ये वाहक शब्द काट के ऑर्डर देते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा गया है यह चेक यानी या इतनी धनराशि उस व्यक्ति को दे दी जाए। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत रेखांकित चेक, जिसको हम कहते हैं क्रॉस्ड चेक भी कहते हैं। जब भुगतान हेतु जारी किसी चेक के बाईं ओर रेखांकित अथवा चिन्हित कर दिया जाता है तो उसे रेखांकित चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान केवल नामांकित व्यक्ति को उसके खाते के माध्यम से ही हो सकता है। इस प्रकार के चेक द्वारा लेन देन को सुरक्षित माना जाता है। रेखांकित चेक वे चेक होते हैं जिन चेकों में बाईं तरफ 2 क्रॉस लाइनें खींच दी जाती हैं और जिस भी व्यक्ति को ये इशू किए जाते हैं यानी कि जिसके नाम से दिए जाते हैं वह उसी के खाते में केवल डिपॉजिट हो सकते हैं। जो भी पैसा आएगा तो वो उन्हीं के खाते में आता है। इसीलिए ना रेखांकित चेक जो होते हैं वो अधिक सुरक्षित होते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति अगर ये खो भी जाता है तो कोई अन्य व्यक्ति अपने अकाउंट में इसका भुगतान नहीं करा सकता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे आते हैं उपहार चेक, जिनको गिफ्ट चेक भी कहा जाता है।
इस प्रकार के चेक उत्सवों, जन्मदिन, शादी, विवाह में उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। तो ये चेक कितने हो सकते हैं? 21, 51, 101, यानी कि जितना भी व्यक्ति देना चाहिए उतने के हो सकते हैं। नंबर 5 है यात्री चेक, जिसको ट्रैवलर चेक भी कहते हैं। बैंक में पैसा जमा करके यह चेक प्राप्त कर लिया जाता है। इसका उपयोग यात्रा के दौरान किया जाता है। यह चेक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भुना सकता है। जिसके नाम से यह चेक होता है वह इसे किसी भी शहर में भुना सकता है। तो यात्री चेक वह चेक होता है जिसे हम यात्रा करते समय ले सकते हैं। इसके लिए हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक वाले हमें एक ट्रैवलर चेक दे देते हैं। फिर जिस भी शहर में हमें जाना होता है उस शहर में जाकर हम उसी बैंक की ब्रांच में अपने जो पैसे होते हैं वो ले लेते हैं चेक जमा करने के बाद। और ये चेक जो होता है बहुत ही सुरक्षित होता है, क्योंकि अगर यह खो भी जाता है तो कोई अन्य व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो चेक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इस तरह से हमें पता चल गया है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा है कि किन किन संस्थाओं के द्वारा या किन किन साधनों के द्वारा हम अपनी बचत को विनियोजित कर सकते हैं। बैंक में जो हम खाता खुलवाते हैं उसके कितने प्रकार का हम खाता खुलवा सकते हैं, पासबुक क्या होती है, चेक बुक क्या होती है, और नेक्स्ट जो चेक के प्रकार हमने पढ़े हैं। ये वाला जो पार्ट है यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारे साधन है बचत के विनियोजन करने की वो डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।